गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने फिफ्थ चैप्टर पे आए हुए हैं। आज हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल एक्टिविटीज़। इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट्स एंड हीट, टू propel व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरीज इन इंडस्ट्रीज़। देखो, हम बात करते हैं जब हमारी एनर्जी की बात करते हैं, जो हमारे लिए ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा हमारे क्या है, हमारी सभी जो क्रियाएं होती हैं उसमें हमें काम आती है। यदि हम बात करें हमारे खाना पकाने से लेकर हम हमारे लाइट में जब हम उस गर्म करते हैं किसी चीज़ को, उसके लिए, या फिर हम जब अपने व्हीकल्स को चलाते हैं, या फिर हमारी मशीनरीज होती हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती हैं, तो उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। हम जो होता है हमारे लिए ईंधन, जो आप कह सकते हैं, सॉरी, ऊर्जा जो हमारे लिए वो जनरेट की जा सकती है कहाँ से? फ्यूल के रूप में। जैसे कि हम बात करेंगे, हम कोयले से प्राप्त कर सकते हैं एनर्जी को, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस है, या फिर हमारे पास यूरेनियम या थोर्मियम है, या फिर हमारे पास या फिर हम सीधे तौर पर जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी को भी हम एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं भाई। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड as conventional and non-conventional sources. Conventional sources include firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas, and electricity, both hydel and thermal. Non-conventional sources including solar, wind, tidal, geothermal, biogas, and atomic energies. अब ये तो सिंपल सी बात है। जब हम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इसके बाद जब हम एनर्जी को डिवाइड करते हैं तो एनर्जी को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल, और दूसरे तरीके से होती है हमारी नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स का इनको कहते हैं हिंदी में परंपरागत। देखो, परंपरागत का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों को प्राचीन समय से यूज करते आ रहे, लंबे समय से यूज करते आ रहे। जैसे कि हम यदि बात करें कि हमारे पास जंगलों की लकड़ी सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ पर घरेलू क्षेत्रों के अंदर जो हमारे जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं, तो उनका आप समझते हैं, जैसे गोबर वगैरह जो होता है, उनसे जो ईंधन बनाए जाते हैं उनका उपयोग करते हैं। या फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, कोयला है, ठीक है, या प्राकृतिक गैस है, या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, इसमें हाइडल, हमारी जो जल विद्युत या फिर हमारा ताप विद्युत, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जब बात आती है अपरंपरागत स्रोतों के ऊपर, उसमें ये माना जाता है कि भी ये जो है एनर्जी के सोर्स हैं, ये कोई ज़्यादा लंबे समय से यूज़ नहीं हो रहे, इनको अभी अभी यूज करना शुरू किया है। जिस प्रकार से हम यदि बात करें, सोलर एनर्जी है, जैसे हमारे पास विंड एनर्जी है, टाइडल है, जियोथर्मल है, बायोगैस है, या फिर हमारा एटॉमिक है एनर्जी, न्यूक्लियर पावर की बात हम कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भाई। फायरवुड एंड कैटल डंग्स केक आर मोस्ट कॉमन इन द रूरल एरियाज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये लाइन, आप याद कर लेना। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो हमारे जंगलों की लकड़ी या हमारा जो गोबर होता है उसके रूप में जो ईंधन का उपयोग करते हैं, उनके अनुसार से आप कह सकते हैं, जो हम उपले कहते हैं इनको, उनका उपयोग किया जाता है भाई। अकॉर्डिंग टू वन estimate, more than 70% energy requirement in the rural household is met by these two constitutions of these, increasingly becoming difficult due to the decreasing forest areas. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it is consume most valuable manure which could be used in agriculture. उसके बाद यदि हम बात करें, जो हमने ऊपर की तरफ बात की है कि फायरवुड है या फिर कैटल डंग्स की, जब हम बात करें, उपले हैं, इनका जो उपयोग होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, और लगभग 70% के आसपास जो एनर्जी उपयोग होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है यहीं से होती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, खासकर से हम बात करें जब ये जंगली लकड़ियों के, हम जो जंगल की लकड़ियाँ लेके आते हैं, काटते थे, क्योंकि पहले जो एरिया होता था फॉरेस्ट एरिया, वो बहुत बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा क्षेत्र के अंदर वृक्ष लगे होते थे। लेकिन हमें सभी को पता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, तो उसके बाद है इनका जो है क्षेत्र घटता चला गया है। तो थोड़ी सी समस्या रही है कि इनको वो प्राप्त नहीं कर पाए। और एक और जो दूसरा कारण है, जो हमारा जो पॉइंट है, जो उपले होते हैं गोबर से जो बनाए जाते हैं, आज के समय में क्या उनका भी उपयोग धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होता है, थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। उसका भी कारण क्या है कि भी जो ये जो हम इसको क्या है मैन्योर के रूप में उपयोग करते हैं, जो खाद होता है, उस खाद के रूप में हमें इसको उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे खाद्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहती है। हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। सबसे पहले बात आती है हमारी कोल की, कोयला। इन इंडिया, कोल इज़ द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स
It provides a substantial part of the nation's energy needs. It is used for the power generation to supply energy to industries as well as for the domestic needs. India is the highly dependent on the coal for meeting its commercial energy requirements. तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे कोयले की बात करेंगे। तो भारत में क्या होता है, जो कोयला है वो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में हम कह सकते पाया जाता है। और दूसरा तरीके से है एक जीवाश्म ईंधन है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद क्या है कि भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश की जो ऊर्जा की बात करते हैं, तो उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे लिए कोयला महत्वपूर्ण होता है। हम बात करते हैं चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, पावर जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सीधे तौर पर इंडस्ट्रीज़ में सीधा एनर्जी उपयोग की जाती है, या फिर हमारा जो घरेलू आवश्यकताओं के लिए उसके लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। और हमारा जो कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, आप कह सकते हैं जो हमारी वाणिज्यिक ऊर्जा है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो भी क्या किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कोयले के ऊपर डिपेंड है। एज यू are already aware that coal is formed due to the compression of the plant's material over a million of years. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and the depth of the time of burial. देखो, उसके बाद आप सभी जानते हैं जो हमारा जो कोयला होता है उसका जो निर्माण हुआ है वो संपीड़न की वजह से हुआ, दबाव लगने की वजह से हुआ। कि आप सभी जानते हैं कि भी जो हमारे प्राचीन समय के अंदर जो वृक्ष थे वो लगातार क्या दबते रहे और लगातार लेयर के रूप में जब वो जमते रहे और उनके ऊपर दबाव पड़ता रहा, और उस दबाव के कारण ही वो क्या है हीट और प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, वो हमारे कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो इससे इम्पोर्टेंट बात है, और ये प्रक्रिया जैसे आपने ध्यान रखने को, ये ऐसे नहीं कि भी कुछ समय के बाद एक लंबी प्रक्रियाओं की बात होती है। जैसे समय को मापने की मैंने आपको इकाई बताई थी। जैसे हम बात करते हैं पीरियड्स होते हैं, ईरा होते हैं, इपोक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो मैंने बताया था ये समय के मापने की इकाई होती हैं। तो एक लंबी समय अवधि के अनुसार ये कन्वर्ट होकर ये आपके सामने बनते हैं भाई। उसके बाद है हम बात करते हैं कि जब जो इसकी बात करते हैं कितनी मात्रा में पाया जाएगा और कहाँ पर पाया जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे कि इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे बेस्ट एंथ्रासाइड होता है, फिर बिटुमेंस कोयला होता है, फिर लिग्नाइट कोयला होता है और फिर पीट कोयला होता है, ठीक है। अब इसमें एक ये जो कारण है कि इसके बनने की वजह से और किस गहराई में बन रहा है और कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि जो मैंने आपको बात बताई कि भाई वो डिपेंड करेगा कि भाई किस समय ये जमना शुरू हुआ था, यहाँ पर उसकी मात्रा कितनी थी, कितनी बड़ी मात्रा में दबाव लगाया जा रहा है, कितने वो नीचे की ओर दब पाया है और किस समय दब पाया है। उसके बाद यदि हम बात करें आगे की तरफ, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प प्रोड्यूस पीट। यदि हम बात करें जो दलदलों में क्या होता है कि जो पादप होते हैं वो लगातार क्या होते हैं उनका ख़त्म होते चले जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक पीट कोयला बनता है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, पीट कोयला क्या है, सबसे निम्नतम टाइप का हमारे पास कोयला होता है। अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जैसे हमने इनके 4 टाइप बताए, एंथ्रासाइड है, या फिर हमारा दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बिटुमेंस कोयला है, फिर हमारे तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट कोयला और चौथे नंबर पर आता है हमारे पास ये पीट कोयला भी। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बन की मात्रा देखी जाती है, इसके अंदर कितनी कार्बन की मात्रा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा वो एंथ्रासाइड में मानी जाती है, 90 से लेकर 96% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमेंस में 70 से लेकर 90% के आसपास मानते हैं कि उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको कार्बन की मात्रा मिलेगी। तीसरा है जो लिग्नाइट होता है उसमें 45 से 70% के आसपास, और पीट कोयला है 40% के आसपास अप्रोक्सीमेटली होते हैं, इसके आसपास माना जाता है। जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी, सीधे तौर पर ये माना जाता है कि भाई उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा आवश्यकता, मतलब क्या आप उसको हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन फिर भी एक सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात यह रहती है कि जो बिटुमेंस कोयला उसका निर्माण मतलब उसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है एंथ्रासाइड को छोड़कर। उसका कारण छोटा सा ही है कि एंथ्रासाइड क्या थोड़ा सा आग जो होता है ना वो थोड़ा सा देर से पकड़ता है, इसलिए जो बिटुमेंस कोयले को प्राथमिकता दी जाती है अभी। उसके बाद है विच हैज़ हेलो कार्बन एंड लाइट
मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, जो मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और इसके अंदर क्या है, आप कह सकते हैं मॉइस्चर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, जब मॉइस्चर इसके अंदर ज़्यादा हो तो जलने वाली जो हम बात कह सकते हैं वो थोड़ा सा जलने की आपको थोड़ा सा कम जलेगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो देखो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है आपको कम एनर्जी देगा। लिग्नाइट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल, इसको ब्राउन कोल है ना, इसको ब्राउन डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, पूरा ब्राउन डायमंड के नाम से, शायद ब्राउन डायमंड ही बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है इसकी वजह से कि इसका कलर है ब्राउन कलर का होता है थोड़ा सा ये। उसके बाद है विच इज़ सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, यह भी मुलायम होने के साथ साथ क्या है, थोड़ा सा नमी युक्त जरूर होता होगा, लेकिन एक बात सिंपल से बता देता हूँ, उनके कंपैरिजन में इसमें क्या मिलेगी आपको, नमी कम मिलेगी। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ लिग्नाइट रिजर्व्स इन द नेवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नवेली जो क्षेत्र है तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में लिग्नाइट कोयला जो भरा पड़ा है, और इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये भी तमिलनाडु का, जिसमें का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। कोल दैट हैज़ बीन buried डीप एंड सब्जेक्टेड टू द इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमेन्स कोल। उसके बाद यदि हम बात करें, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बताया, लिग्नाइट सबसे ज़्यादा नहीं, बिटुमेन्स कोयला सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यस बिटुमेन्स कोयला ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें, कोल दैट हैज़ बीन buried डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमेन्स कोयल, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोयल इन द कमर्शियल यूज। उसके बाद जब हम बात करते हैं, हमारे लिए बिटुमेन्स कोयला है, ये गहराई में दबे होने की वजह से और अधिक तापमान होने की वजह से क्या, फिर ये बिटुमेन्स कोयला हमारे सामने आता है, और इसके अंदर आपको बताया गया कि सबसे ज़्यादा ये हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में क्या, मोस्ट सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मेट्रोलॉजिकल कोयल इज हाई ग्रेड बिटुमेन्स कोयल विच हैज़ ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन और ब्लास्ट फर्नाइसेस। उसके बाद इसका जो उपयोग होता है वो सीधे तौर पर लोहा जो प्रगलन विधि होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है भाई। एंथ्रासाइड इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द हार्ड कोल, और एंथ्रासाइड जो कोयल होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयल होता है। अब यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन गए हैं कि भाई सबसे अच्छी प्रकार का एंथ्रासाइड, सबसे निम्न प्रकार का हमारे पास पीट कोयला, और सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग जो किया जाने वाला जो हमारे पास है वो बिटुमेन्स कोयला हमें तो देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद है इन इंडिया कोल ओक्यूर इन द रॉक्स सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना अ लिटल ओवर 200 million years in age and a tertiary deposit which are the only about 55 million years old। जैसे मैंने शुरू में बात बताई थी ना कि ये देखा जाएगा कि वो किस समय पर वो बनने की समय की बात करते हैं, कब वो बनना शुरू होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो 2 प्रकार की जो चट्टानें हैं, जो 2 प्रकार की भूगर्भीय के युगों की बात करेंगे, जो समय होता है उस 2 प्रकार के समय की बात करेंगे, जो जियोलॉजिकल एज है, जिसमें क्या है गोंडवाना लैंड का होता है, आपने इसको भी ध्यान रखना है। इसका जो समय होता है 200 मिलियन ईयर्स साल पहले बनना शुरू होता, और दूसरा क्या, हमारी टर्सरी युग की जो है रॉक्स होती हैं उनमें ये बनना शुरू होता, जो 55 मिलियन साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि 55 लाख से ज़्यादा समय की वो पुरानी नहीं है। तो 2 प्रकार से पाया जाता है ये। द मेजर रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलॉजिकल कोल आर लोकेटेड in the Damodar Valley, West Bengal, Jharkhand, Jharia, Raniganj, Bokaro are important coal fields. The Godavari, Mahanadi, Son and Varda Valley also contain coal deposit। उसके बाद हमने जो ये बात बताई ये हमारे कहाँ पर गोंडवाना लैंड के हिस्से के अंदर आती है। इसमें हम बात करते हैं मुख्य तौर पर धातु शोधन के लिए कोयला उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो नाम है दामोदर वैली है, जिसके अंदर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। इसमें जो है झरिया है और रानीगंज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी क्या है ये, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा और कौन से क्षेत्र, लेकिन फिर भी हमारे लिए फेमस है हमारे भारत के अंदर झरिया और रानीगंज कोल फील्ड के लिए। बोकारो है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। उसके बाद गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा वैली है, उनके क्षेत्रों में भी जो कोल के जो निक्षेप हमारे पाए जाते हैं। उसके बाद टर्सरी कोल ओक्यूर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। उसके बाद यदि हम बात करें टर्सरी जो क्षेत्र होता है उसका जो है क्षेत्र वो क्या है, उसमें क्या है मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आते हैं। भारत में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर
पेट्रोलियम के बारे में आती है। पेट्रोलियम आता है सबसे पुराना क्षेत्र। तो ये प्रमुख क्षेत्र जहाँ से कोयला हमारा निकाला जाता है। रिमेंबर, कोल इज ए बल्की मेटल विच लूजेज वेट on use at is reduced to ash. Hence, heavy industries or thermal power station are located on near the coal fields. उसके बाद जैसे कि आपको सभी को पता है, हैवी इंडस्ट्रीज़, इसको स्थूल बोला जाता है, बल्कि भारी हैवी इंडस्ट्री कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो कोयला होता है काफ़ी भारी होता है। उसके बाद जब हम इसको जलाते हैं तो इसके अंदर से जो क्या राख बन जाती है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, वो वेट हमारा लूज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ये वेट ज़्यादा हो है, इसलिए क्या इसका जितना दूर आप सेटअप करना कोशिश करेंगे तो इसमें एक समस्या रहेगी। जैसे थर्मल पावर आप भी बना रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कोल फील्ड के आसपास के क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट हमारे लगाने को हम लगाते हैं। तो उसके लिए अब मैं कुछ और क्षेत्र बताता हूँ। जैसे झारखंड के अंदर हम बात करते हैं, झारखंड में जैसे झरिया है, बोकारो है, कर्णपुरा है और रामगढ़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप कह सकते हैं लीडिंग एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये उत्पादन होता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, वर्धमान है, बांकुरा है और दार्जिलिंग का क्षेत्र होता है, वहाँ पर कोयला निकाला जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, चिरमिरी है, विश्रामपुर है, कोरबा है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर कल्चर आता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी उत्पादन किया जाता है क्षेत्र के अंदर। तो ये और एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोयले का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम के बारे में और हम बात करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चलो इसके बारे में कल ही बात करेंगे।